Hello teachers, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैविन साइंस विद बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है हमारी क्लास 10 और चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्थ। चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस प्लेलिस्ट को। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ गाइस। एंड इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा चैप्टर चल रहा था, लेट्स कम टू द पॉइंट, संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको लास्ट जो क्लास दी थी 9th, उसके अंदर मैंने आपको बोला था 30 क्वेश्चन हमने किए थे। जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है, पूरे क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं। इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने का है नहीं, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या पूछ रहा है? संस्थागत नियोजन आवश्यक और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग है जिससे कि संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? तो मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर ब्रुच की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां हमने बात की थी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग। किसने बात की थी? ये पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये बात की थी आपके प्रोफेसर ब्रुच ने। किसने बात की थी? प्रोफेसर ब्रुच ने। तो ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा जो ये और बाकी लोग हैं, इन्होंने क्या क्या बातें की थी उसकी भी बात कर लेते हैं। फ्रैंकलिन, ई डब्ल्यू फ्रैंकलिन हमने यहाँ पे पढ़ा था। ई डब्ल्यू फ्रैंकलिन का पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या बात की थी। स्टेटमेंट इनका था कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी कि जो आईपी है, वो शिक्षा की सुधार में, शिक्षा सुधार की यात्रा में, शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। क्या है? एक मील का पत्थर है। ये है इनकी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में भी। बाकी और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनको याद कैसे किया था हमने। जॉन डीवी वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी काफी चीजें पढ़ी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इन्होंने क्या बात बोली है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर फैक्ट हमें देखना हो तो इन्होंने क्या कहा था? पाठशाला को समाज का लघु रूप कहा था। पाठशाला समाज का लघु रूप है। कैसा रूप है? पाठशाला समाज का लघु रूप है। और वैसे विद्यालय को, विद्यालय का हृदय हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? विद्यालय का हृदय हमने पढ़ा था इनकी डेफिनेशन में। विद्यालय का हृदय किसे कहा गया है? पुस्तकालय को कहा गया है सर। किसे कहा गया है? पुस्तकालय को। और ये कहा किसने? ये कहा था आपके जॉन डीवी ने। लेकिन हमें ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं इस चैप्टर की, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ई डब्ल्यू फ्रैंकलिन का। तो फ्रैंकलिन से क्या याद रखेंगे? पत्थर को फेंका जाता है, मैंने बताया था, पत्थर को फेंका जाता है, मील के पत्थर को फेंका जाता है। फेंका जाता है से याद रखेंगे फ्रैंकलिन की। आईपी जो है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है, संस्थागत नियोजन, वो शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। फिर जॉन डीवी का हमने पढ़ा था, पाठशाला समाज का लघु रूप होता है। पाठशाला समाज का क्या होता है? लघु रूप। और ब्रुच की परिभाषा हम ये पढ़ी चुके हैं काफी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, संस्थागत नियोजन के आपके 3 खंड में विभाजित होता है। एक होता है आपका प्रथम खंड, फिर एक होता है आपका द्वितीय खंड। अच्छा, एक अपने कोई सर कह रहे थे कि थोड़ा सा जब आप एक्सप्लेन करते हो, व्याख्या करते समय, हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कोशिश करता हूं मैं आज थोड़ा आराम से लिखने की। स्पीड में करते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है। आई थिंक आज आपको ठीक लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, है ना? तो प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, इन तीनों में होता क्या है? सबसे ज्यादा उपयोगी जो है, सर्वाधिक उपयोगी आपके लिए कौन सा मैंने बताया था? सर्वाधिक उपयोगी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपका कौन सा हो जाता है? तृतीय खंड हो जाता है। सर्वाधिक उपयोगी की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक उपयोगी मैंने आपको बताया था कौन सा है? तृतीय खंड है। इसने यहाँ पे यही पूछा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। क्या पूछा है हमसे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तृतीय खंड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इनमें होता क्या क्या है? देखो, सबसे पहले प्रथम खंड में तो जैसे ना विद्यालय का नामांकन है, फिर आपके पुस्तकालय है और चीजें हैं, मतलब जो सूचियां जितनी भी बनेगी ना इनके अंदर, वो सारी चीजें आपकी आ जाएगी किसमें? प्रथम खंड में। ठीक है, जो भी आप सूचियां बनाते हो, जो भी नामांकन है, विद्यालय की जो स्थिति है, इन सब से रिलेटेड जो भी कॉपी वर्क होगा ना, वो सारा आपका आ जाएगा प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में क्या होता है? गत वर्ष में, लास्ट ईयर आपने जितने भी कार्यक्रम करवाए हैं कर्मानुसार, उन सबकी डिटेल होती है। तृतीय खंड में क्या होता है? प्रेजेंट ईयर के, वर्तमान वर्ष के जितने भी काम हैं वो सारे हमारे तृतीय खंड में आते हैं, उनकी रिपोर्टिंग आती है बेसिकली। तो तृतीय खंड जो है हमारा, वो क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।
इसके बाद एक और फैक्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, क्या बताया था कि योजना जो होती है आपकी, उसका मूल्यांकन करने के लिए, योजना का मूल्यांकन करने के लिए प्रति वर्ष डीईओ को, जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है। और वो रिपोर्ट आपको कब तक भेजनी होती है सर, उसकी भी डेट फिक्स है हमारे पास, 15 मई तक आपको भेजनी होती है। कब तक भेजनी होती है? 15 मई तक आपको डीईओ को रिपोर्ट भेजनी होगी, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्तर पर जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें संस्थागत नियोजन के प्रकार की, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, ये तो आपका हो गया तृतीय खंड। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ज्यादा बात थी नहीं। नेक्स्ट है संस्थागत नियोजन का निर्माण करते समय, संस्थागत नियोजन का निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? क्या समय समस्या का स्पष्टीकरण जरूरी है? बिल्कुल सही बात है, जरूरी है सर ये तो। क्या विधियों का निर्धारण जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। उद्देश्यों का निर्धारण? बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें कोई भी ज्यादा सोच विचार की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में विद्यालय योजना की प्रपत्र की रूपरेखा कब निर्धारित की गई? तो ये यहाँ पे देखो, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था 1968, एक मैंने आपको बताया था 1972 से 73। इन दोनों डेट्स में क्या कंफ्यूजन है, ये जो है आपका, इसमें क्या हुआ था, रूपरेखा निर्धारित कर दी गई थी। विद्यालय योजना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, विद्यालय योजना की, तो विद्यालय योजना की अगर मैं बात करूं, विद्यालय नियोजन की बेसिकली, ठीक है, विद्यालय नियोजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके प्रपत्र की रूपरेखा मैंने आपको बताया था तैयार हो गई होगी। फिर इसमें काफी सारे फैक्ट्स भी थे कि सबसे पहले विचार किसने रखा, गोवर्धन लाल बख्शी थे। कौन से आयोग ने सिफारिश की थी, मुदालियर आयोग, वहां मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। फिर कोठारी आयोग भी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इसकी बात की थी, विचार के अंदर 1964 से 66 आ जाता है वो, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कौन से वर्ष, तो 1968 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1972-73 में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संपूर्ण राजस्थान में इसे आपके यहाँ पे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो हमसे क्या पूछा है, निर्धारित कब किया गया, तो निर्धारित किया गया 1968 में, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थागत नियोजन पे ही, क्या है, कह रहा है कि संस्थागत नियोजन की दीर्घकालिक योजनाएं विद्यालय स्तर पर तैयार करके किस पोर्टल पर अपलोड की जाती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर हम बात करें योजना की बात करें, तो मैंने आपको दो टाइप इसमें मैंने बताए थे, कौन कौन से, एक होती है अल्पकालिक योजनाएं, कौन सी होती है, अल्पकालिक योजनाएं, एक आपके मैंने इसमें बताई थी दीर्घकालिक योजनाएं, कौन सी बताई थी, दीर्घकालिक योजनाएं, जिनको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं या परिदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परिदृश्य, ठीक है। जैसे शैक्षिक परिदृश्य, रीट में भी एक टॉपिक आता है आपके, तो परिदृश्य का मतलब होता है दीर्घकालिक योजनाएं। कौन सी योजनाएं होती है? दीर्घकालिक योजनाएं। ये योजनाएं एक सत्र विशेष के लिए बनाई जाती है, कि एक जो शैक्षिक सत्र है आपका, जैसे मान लो 2025-26 का जो सत्र होगा, उसकी सारी जो भी चीज होगी, योजनाएं होंगी, वो आएगी आपकी अल्पकालिक में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक से अधिक शैक्षिक सत्र के लिए, लंबे टाइम के लिए उसको हम अप्लाई करके रखेंगे, वो होती है आपकी दीर्घकालिक योजनाएं। कौन सी होती है? दीर्घकालिक योजनाएं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा, परिदृश्य भी इनको बोला जाता है। तो कौन से पोर्टल पर अपलोड की जाती है? मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, शाला सिद्धि पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर अपलोड की जाती है? शाला सिद्धि पोर्टल पर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो सीधा सीधा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? सी, ठीक है। अब ये सारे जो वाणी वाला है, दर्पण है, संलंबन है, ये सारे हम आगे आगे पढ़ेंगे जैसे हमारे आएंगे। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं, अननेसेसरी टॉपिक स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णय की प्रक्रिया तैयार करने की प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है 36 में? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि भविष्य में किए जाने वाले कार्य, ध्यान से समझना, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णय की प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया, जो निर्णय की प्रणाली हम तैयार करते हैं, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको सर नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोजन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वहां हमने प्रबंधन डिस्कस किया था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अलग है, इसको उसको ध्यान से पढ़ना, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपका यहाँ पे नियोजन हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया की बात की है। प्रणाली तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम नियोजन बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाल सभा, बिल्कुल ही लड्डू सा क्वेश्चन आ गया ये तो। बाल सभा का आयोजन, उत्सव, जयंतियों का आयोजन संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र भाग का है हिस्सा?
चलो, क्या बाल सभा आयोजन उत्सव जयंतियां ये सब क्या सह शैक्षिक में आता है? बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो मुझे बता देना, क्या ये सह शैक्षिक में आता है? बिल्कुल आता है सर। मैंने आपको 4 भाग बताए थे। क्या बताए थे? 4 भाग। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा आपका? शैक्षिक। फिर हमने आपका कौन सा पढ़ा? सह शैक्षिक। फिर आपका आ जाता है भौतिक। कौन सा आ जाता है? भौतिक। और उसके बाद आ जाता है आपका विविध। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है? अच्छा, शैक्षिक में हमारा क्या था? शैक्षिक का मतलब सीधा सीधा है जितने भी हमारे स्कूल से रिलेटेड काम आएंगे, जैसे कि अध्यापक की दैनिक डायरी, आदर्श पाठ्य योजना, जो भी हमने दानात्मक परीक्षण किए हैं, पाठ्यक्रम है, गृह सुधार है, श्रुति लेख है, ये सब चीजें हमारी किस में आ जाती है? शैक्षिक में आ जाती है। सह शैक्षिक की अगर बात करें, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाजोपयोगी कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, व्यायाम हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड हो गया, बाल सभा हो गया, खेल कूद हो गई, ठीक है, मिड डे मील हो गया। मिड डे मील भी पूछा जा सकता है। मिड डे मील जो है वो भी आपका किस में आएगा? सह शैक्षिक में आएगा। जो भी उत्सव जयंतियां हैं वो सारी सह शैक्षिक में आएगी। लेकिन अगर बात करें 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो वो आपके किस में होती है सर? विविध में होती है। क्योंकि विविध में हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय। क्या डिस्कस करते हैं? राष्ट्रीय महत्व के विषय जो होते हैं वो आपके क्या आते हैं सर? विविध में आते हैं। भौतिक की अगर बात करें तो भौतिक के अंदर क्या क्या आएगा? भवन निर्माण, पानी की टंकी, वृक्षारोपण। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। वृक्षारोपण कोई सोचे कि सर सह शैक्षिक है, तो ऐसा नहीं है। वृक्षारोपण भी आपका किस में आएगा? भौतिक में आएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? बाल सभा योजना, ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो ये सब आपके आती है सह शैक्षिक क्षेत्र में आती है। किस में आती है? सह शैक्षिक क्षेत्र में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? 38 में कह रहा है संस्थागत नियोजन की विशेषता क्या है? संस्थागत नियोजन की क्या विशेषता है? क्या इसमें उद्देश्यों व लक्ष्यों के पूर्व निर्धारण? बिल्कुल सही बात है, होता है संस्थागत नियोजन में पूर्व निर्धारण। संस्था विशेष पर आधारित नियोजन बिल्कुल होता है। साधन और सुविधाओं के बारे में पूर्व चिंतन बिल्कुल होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है। अननेसेसरी पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 39 नंबर क्वेश्चन, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। बार बार क्वेश्चन इसलिए डालता हूं कि याद हो जाए। पत्थर को फेंका जाता है, पत्थर को फेंका जाता है, फेंकने से याद रहेगा फ्रैंकलिन। क्या याद रहेगा? फ्रैंकलिन। तो ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर मेसी, प्रोफेसर मेसी की परिभाषा किसी को याद है क्या? प्रोफेसर मेसी कोई मुझे बताएगा? प्रोफेसर मेसी की हमने बात की थी मिसिंग होना यानी कि खो जाना। मिसिंग होना यानी कि खो जाना। इन्होंने क्या बात की थी? उपलब्ध संसाधनों, बता ही देता हूं मैं, फिर बताऊंगा याद कैसे रखा था हमने इसको। ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य पूर्ति, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य पूर्ति या उद्देश्य पूर्ति के विकल्प खोजता है। आईपी में क्या करते हैं? पूर्ति के विकल्प खोजता है। आईपी में उपलब्ध संसाधन जो है ना, उनका उपयोग करते हुए कार्यपूर्ति के विकल्प खोजते हैं। तो खोजते कब हैं? खोजा जब जाता है जब कोई मिसिंग होता है। खोजते जब हैं जब कोई मिसिंग होता है। तो मिस है यानी कि प्रोफेसर मेसी है। क्या है? प्रोफेसर मेसी। ब्रुच का आपको पता ही है, मार मार के ब्रुच बना देना। इनकी डेफिनेशन थी आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास व सुधार कार्यक्रम। किसकी बात की थी हमने यहाँ पे? विकास व सुधार कार्यक्रम। तो सुधारते किसको हैं? मार मार के सुधारते हैं। तो एमबी से हमने याद रखा था मार मार के सुधारना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 39 नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है। कौन सी विशेषता नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन। संस्थागत नियोजन सुनिश्चित व स्पष्ट पर्याप्त हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो होती है विशेषता। न्यूनतम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो, अरे न्यूनतम नहीं, अधिकतम, अधिकतम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है नियोजन योजना, संस्थागत नियोजन। तो ये तो गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं पूछा था। आगे वाले भी पढ़ लेते हैं। क्या संस्थागत नियोजन लोकतांत्रिक सिद्धांत पर होता है? बिल्कुल, लास्ट क्लास में भी बताया था। जन समुदाय का सहयोग के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पाठशाला समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा था? पाठशाला समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जॉन डीवी ने ये बात की थी। किसने बात की थी सर? जॉन डीवी ने बात की थी। 41 का ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कोई इसमें टफ चीज है नहीं, सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको याद करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इस पे काफी कंफ्यूजन रहती है इसमें, मैंने आपको लेकिन फैक्ट बता दिया था, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। कह रहा है समन्वय योजना, समुन्नयन योजना यहाँ पे लिख लेना, समुन्नयन योजना, समुन्नयन योजना, समुन्नयन योजना, या जिसको बोला था विद्यालय योजना, पढ़ाया था मैंने आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, को किस आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया? विद्यालय योजना की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? जिनके दिमाग में कोठारी आयोग आ रहा है, यहां गड़बड़ कर दोगे, यहां गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मुदालियर आयोग है उसने 1952 और 1953 का मुदालियर आयोग, मैंने आपको जब आयोग पढ़ाए थे तब भी डिटेल में बताया था, इन्होंने सबसे पहले विद्यालय योजना की सिफारिश की थी, समुन्नयन योजना की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मुदालियर आयोग ही हमारा यहाँ पे ठीक होगा 42 का, क्योंकि मुदालियर आयोग ने सबसे पहले सिफारिश की थी। विचार की अगर बात करें, कि इसके लिए विचार किसने रखा, तो आपके आ जाते हैं गोवर्धन लाल बख्शी। कौन आ जाते हैं? गोवर्धन लाल बख्शी। और राजस्थान में अगर पूछ ले आपसे, विचार की बात कर ले या सिफारिश की बात कर ले, राजस्थान में आ जाएगा आपका कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग के बाद ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कोठारी आयोग आपका पता है आपको 1964 से 66 है, 1968 में वो रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, और 1972-73 में पूरे राजस्थान में ये लागू कर दिया गया था। 2 चरणों में लागू हुआ था, आपको पता है यहाँ पे। एक आपका हुआ था स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर जिसको कह सकते हैं, एक हुआ था आपका जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका तो बी हो जाएगा। आरटीई की, कौन सी धारा, आरटीई की 2009 की किस धारा में विद्यालय की विकास योजनाओं के प्रारूप का वर्णन किया गया है? तो आपको सीधा सीधा ये याद होगा, हालांकि ये हमारे पूरा चैप्टर है, हमारे इस प्लेलिस्ट का लास्ट चैप्टर ही ये होगा। वहां पे सारी धाराएं, जितनी भी धाराएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी हम पढ़ेंगे, सारे उसमें संशोधन पढ़ेंगे, पहले किस सूची का विषय था, किसका बाद में हो गया, सारी डिटेल में बातें आएगी। इतना डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते, वरना वो कंप्लीट चैप्टर ही यहाँ समझाना पड़ेगा। अभी के लिए आपको याद रखना है कि 22 धारा 22 के अंदर विद्यालय की विकास योजनाओं की बात की गई है, धारा 22 आपको याद रखना है, ठीक है। आरटीई जो है आपका राइट टू एजुकेशन, क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है आपका, राइट टू एजुकेशन 2009। इसके अंदर हमने बात की है धारा 22 में, धारा 22 में। अच्छा, ये बनाएगा कौन? विद्यालय विकास योजना एसएमसी बनाती है। कौन बनाती है? आपकी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है एसएमसी, वह क्या काम करेगी? विद्यालय योजना बनाएगी, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा बनाया जाएगा? एसएमसी के द्वारा। एसएमसी है क्या? एसएमसी है सर आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या है? स्कूल मैनेजमेंट और कमेटी, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपको याद रखना है, विद्यालय विकास योजना बनाएगी। धारा 22 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, राइट टू एजुकेशन 2009, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विद्यालय योजना में चालू सत्र की योजना किस से संबंधित होती है? मैंने आपको बताया था विद्यालय योजना में 3 खंड में हम इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपका आता है सर प्रथम खंड, उसके बाद आपका आता है द्वितीय खंड, क्या आता है? द्वितीय खंड, और फिर आपका आ जाता है लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तृतीय खंड। मैंने आपको बताया था तृतीय खंड जो है ये आपका क्या होता है? सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसमें हम चालू वर्ष की, चालू सत्र की बात करते हैं, यानी जो करंट हमारा ईयर चल रहा है, करंट ईयर जो हमारा चल रहा है, वर्तमान की बात करते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष की बात करते हैं, इसमें सारे नामांकन और उन सब की बातें होती है। तो 44 में हमसे पूछा चालू सत्र, तो चालू सत्र आपका कौन सा होता है? तृतीय होता है, जो कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे।
विद्यालय में भवन निर्माण, वृक्षारोपण, प्रसाधन सुविधा, फर्नीचर निर्माण आदि को संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा आपको पता है, भवन निर्माण, वृक्षारोपण ये सारे आपके होती हैं भौतिक क्षेत्र, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, पाकिस्तान का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा बिना कुछ पढ़े, इतना इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो हम तो फिर भी होशियार लोग हैं, हमें तो करना ही चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर में क्या पूछ रहा है, संस्थागत नियोजन। देखो एक परिभाषा आ गई, कैसे याद रखेंगे, इतनी बड़ी परिभाषा कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ते ही दिमाग में आएगा, देखना। संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य पूर्ति, उद्देश्य पूर्ति के विकल्प खोजता है। तो विकल्प खोजता है, खोजते कब है, जब कोई मिस होता है यानी कि प्रोफेसर मैसी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंकलिन ने क्या बात की थी, फ्रैंकलिन ने बात की थी मील का पत्थर, पत्थर को फेंका जाता है, फेंकने से याद आएगा फ्रैंकलिन। विकास व सुधार की बात की थी किसने, एम बी ब्रुच ने। विकास व सुधार की बात की थी किसने, एम बी ब्रुच ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन प्रोफेसर मैसी, मैसी यानी कि मिस होते हैं तो खोजा जाता है। 46 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 में क्या कह रहा है, गृह सुधार कार्य, पाठ्यक्रम विभाजन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण आदि संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है? तो ये आपको मैंने बताया था, ये सब आपका भौतिक क्षेत्र में नहीं आता जी, नहीं। भौतिक कौन बोल रहा है, भौतिक कौन बोल रहा है, ये सब आपका आता है प्रथम जोधा आपका शैक्षिक क्षेत्र में, ये सब आपका किस में आता है, शैक्षिक क्षेत्र में आता है। ये सारी डिटेल जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा किसका, 47 का। किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है। भौतिक में तो आपके वृक्षारोपण और ये सब चीजें, भवन निर्माण ये सब आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें, वृक्षारोपण, भवन निर्माण, ठीक है। वृक्षारोपण में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। वृक्षारोपण को वो रिलेट कर लेते हैं एनसीसी एनएसएस स्काउट में कि भैया वृक्षारोपण एक प्रकार का को करिकुलर एक्टिविटी है, बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन नहीं, वृक्षारोपण जो है आपका भौतिक में ही आएगा। सह शैक्षिक में उत्सव व जयंतियां आ जाएगी, लेकिन उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। विविध में आपके राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, कौन से आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम आते हैं। एग्जाम्पल कोई सर, बिल्कुल एग्जाम्पल है, एक आपका है 26 जनवरी, एक आपका है 26 जनवरी, दूसरा आपका आ जाता है 15 अगस्त, ठीक है। तो इन दोनों को बोला जाता है राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम। तो ये दोनों की बात करेंगे तो विविध क्षेत्र में आ जाएगा, बाकी सारी उत्सव जयंतियां सह शैक्षिक में आ जाएगी। आगे चलते हैं 48 पे। 48 में आपसे क्या पूछ रहा है कि संस्थागत नियोजन के सह शैक्षिक में कौन से विषय शामिल हैं, कौन से विषय शामिल हैं, 48 में हमसे पूछा है, ध्यान से देखेंगे। तो सह शैक्षिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। क्या एनसीसी, स्काउट गाइड ये सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मिड डे मील बिल्कुल आता है, अध्यापक शिक्षक संघ बिल्कुल आता है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, सह शैक्षिक में आती है। जो रह गई वो भी बता देते हैं। देखो एक तो आपको याद रखना है एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड, एक आ जाएगा मिड डे मील, एक आ जाएगा अध्यापक शिक्षक संघ, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, ये भी आपका किस में आ जाएगा, सह शैक्षिक में आ जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन से आ जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखने की, आराम आराम से, थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि स्लो काम चल रहा है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ सुविधा है, यूट्यूब के ऊपर आप कर सकते हैं। सांस्कृतिक व साहित्यिक प्रवृत्तियां, कार्यक्रम जो हैं ये सब आपके किस में आ जाएंगे, सह शैक्षिक में आ जाएंगे। और शारीरिक योग शिक्षा, शारीरिक योग शिक्षा, ये भी आपकी किस में आ जाएगी सर, ये भी आपकी सह शैक्षिक में आ जाएगी। इसके अलावा और आपके क्या है, शिक्षण उपकरण निर्माण है, ठीक है, टीएलएम आपका आ जाएगा। गणवेश सुधार, गणवेश सुधार जो है यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो आएगी चीज, वो भी आपकी सह शैक्षिक में आएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, मध्य हो गया, अच्छा चित्रकला, भाषण, ये सब भी कर लो इसमें, चित्रकला, ठीक है। और आपका जैसे भाषण हो गया, ठीक है, प्रेयर में बोलने से रिलेटेड वही सब चीजें आ गई, संगीत हो गया। तो ये सब चीजें आपके आती है सह शैक्षिक में, किसमें आती है, सह शैक्षिक में। तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सी योजनाओं को पर्सपेक्टिव परिदृश्य कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था परिदृश्य यानी कि दीर्घकालीन योजनाएं। कौन सी योजनाएं, दीर्घकालीन योजनाएं जो होती है उनको कहा जाता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इनको अपलोड कहाँ किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। शाला सिद्धि पोर्टल पर, कहाँ अपलोड किया जाता है, शाला सिद्धि
पोर्टल पर आप इसे अपलोड करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? दीर्घकालिक योजनाओं को पर्सपेक्टिव कहा जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आप कहोगे सर काफी बार ये क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, ध्यान से समझना इसको क्या है। अब देखो 68 वाला तो कोई केस है नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। कह रहा है राजस्थान में सभी विद्यालयों में विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य किया गया? तो आपको एक डेट याद है 1968 की, सर लागू कर दिया गया था, रूपरेखा तैयार कर दी गई थी 1968 में, रूपरेखा तैयार कर दी गई थी, दो स्तर पर लागू कर दिया गया था। आपका एक स्कूल स्तर पर चल रहा था, एक आपके जिला स्तर पर चल रहा था, लेकिन जो संपूर्ण राजस्थान में सर था वो 1972 के आसपास था। अब जो एग्जैक्ट याद नहीं करते वो देखो कहाँ फंसेंगे, उनको जब ये ऑप्शन सामने आएंगे ना, ऐसे तो 1972 याद रहेगा, लेकिन जब ये ऑप्शन सामने आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? आपको ये 71-72 भी सही लगेगा कि 72 तो सर इसमें भी आ रहा है, 72 इसमें भी आ रहा है, 72 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन होगी। चलो जिसको ये दोनों पता है कि ये दोनों तो है ही नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में तो पक्का फंसने के चांस रहते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। संपूर्ण राजस्थान की बात करें, संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण राजस्थान में ये आपके लागू हुआ था 1972-73 में। कब लागू हुआ था? 1972-73 में। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा काफी कंफ्यूज कर दिया ऑप्शन को क्लोज करके, ठीक है। तो इस चीज तरीके से हमें पढ़ना है कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन, स्टाफिंग संतोषजनक व संतुष्ट कार्य करने की शक्ति को प्राप्त करता है तथा उसे बनाए रखता है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको याद करवाई थी, बनाए रखता है यानी टिकाए रखता है, बनाए रखता है यानी कि टिकाए रखता है, टिकाए रखने का काम करता है टेरी। कौन करता है? टेरी। तो जॉर्ज टेरी का ये स्टेटमेंट है आपका। किसका स्टेटमेंट है सर? जॉर्ज टेरी का। जॉन डीवी ने तो क्या कहा था? पाठशाला को समाज का लघु रूप कहा था। पाठशाला समाज का लघु रूप है, पाठशाला समाज का लघु रूप है। ये बात किसने कही थी? ये बात आपकी कही थी जॉन डीवी ने। बट यहाँ पे क्या पूछा है? बनाए रखना, बनाए रखना मतलब टिकाए रखना, टिकाए रखना मतलब टेरी। तो 51 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 52 में हमसे क्या पूछ रहा है? संस्थागत नियोजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या सहयोगात्मक? बिल्कुल सही। लचीला? बिल्कुल सही। प्रयोजनवादी? बिल्कुल सही। बिल्कुल ही लड्डू सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का बच्चा भी इसे कर सकता है, आप लोग तो फिर भी होशियार हो। लड्डू सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट थोड़ी स्पीड खींचते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे? योजना निर्माण के चरण क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो योजना निर्माण के क्रम में मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हम करते हैं कार्यक्रम का नाम। सबसे पहले कार्यक्रम का नाम रखा जाता है। कार्यक्रम का नाम रख दिया तो फिर उसमें कोई बंदे भी तो अपॉइंट करने पड़ेंगे जो उसको करेंगे। तो करेगा कौन? प्रभारी व सहयोगी। लोग लगा दिए काम करने के लिए। फिर वो क्या करेंगे? वो उस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति देखेंगे कि वर्तमान स्थिति जो है वो कैसी है, ठीक है, करंट उसकी सिचुएशन कैसी है। फिर हमें आवश्यकता किन किन चीजों की है, वर्तमान स्थिति देख ली। फिर वो देखेंगे कि आवश्यकता किस चीज की है। आवश्यकता के बाद देखे जाएंगे कि आवश्यकता इन चीजों की है, लेकिन हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं ये देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। संसाधन उपलब्ध देख लिए, फिर हमारा लक्ष्य जी ये है, कितने टाइम में पूरा करना है, फिर ये देखा जाएगा कि अवधि क्या होनी चाहिए, और अंत में आपको पता है क्या होना चाहिए, क्रियान्विति के चरण होने चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्रियान्विति के चरण क्रियान्विति के चरण। और फिर आपका आ जाता है मूल्यांकन। क्या आ जाता है? मूल्यांकन। तो कुल आपको 9 स्टेप्स मैंने बताए थे। कितने स्टेप्स बताए थे? 9 चरण आपको बताए थे। सबसे पहले कार्यक्रम का नाम रखा जाएगा, फिर प्रभारी और सहयोगी अपॉइंट होंगे, फिर वर्तमान स्थिति देखी जाएगी, फिर उसकी आवश्यकता, उपलब्ध संसाधन कौन से हैं, लक्ष्य क्या है, कब तक पूरा करना है, क्रियान्विति के चरण क्या होंगे और मूल्यांकन। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले इसमें कार्यक्रम का नाम रखा जाएगा, ऑप्शन 1। प्रभारी व सहयोगी इसमें दे नहीं रखा। फिर आती है वर्तमान स्थिति, यानी कि 2 नंबर पे आ गया वर्तमान स्थिति। आवश्यकता आ जाएगा आपका 3 नंबर पे। फिर आवश्यकता के बाद उपलब्ध संसाधन इसमें दे नहीं रखे। फिर देखा जाएगा लक्ष्य। अच्छा प्रभारी रह गया, सॉरी प्रभारी रह गया, एक मिनट गड़बड़ हो गई। कार्यक्रम का नाम प्रभारी दे रखा है ना ऊपर, ये देखो कार्यक्रम का नाम हो गया, फिर आपका प्रभारी हो गया है ना। तो 4 के बाद 1 आएगा, तो 4 के बाद 1 ये रहा। फिर आपका आ जाएगा वर्तमान स्थिति, फिर आ जाएगी आपकी आवश्यकता, और लास्ट में आ जाएगा आपका लक्ष्य। ठीक है, वैसे ऑर्डर ये होता है, यहाँ कम दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये चरणों वाले काफी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इनका भी ध्यान रखना। 54 में क्या बोल रहे हैं? विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय योजना के कितने चरण हैं? कितने चरण में विद्यालय योजना आपके पूरी की जाती है? तो आपको पता है 9 स्टेप्स हैं।
कितने चरण हैं? 9 चरण हैं। अभी ऊपर आपको बता के हटाऊं, बता रहा हूं कि ये 9 भी इंपॉर्टेंट ऐसे पूछा जा सकता है। देखो, कार्यक्रम का निर्माण, प्रभारी एवं सहयोगी, वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, फिर संसाधन कौन से उपलब्ध हैं, लक्ष्य हमारा क्या है, कितनी अवधि तक उसे हमें पूरा करना है, फिर क्रियान्विति के चरण क्या है, फिर हमारा मूल्यांकन। ठीक है, तो ये 9 चरण है। कितने चरण है? 9। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में आ जाएगा 9, 54। 55 नंबर में क्या पूछ रहा है? 55 में कह रहा है संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? क्या ये लोचशीलता होती है? देखो, अब लोचशीलता से कोई लोग कंफ्यूज रहेंगे। लोचशीलता का मतलब लचीलापन ही है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या संस्थागत नियोजन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन उसकी विशेषता होती है? बिल्कुल होती है, लचीलापन तो होना ही चाहिए। क्या उद्देश्यहीनता होती है? जी नहीं। उद्देश्य पूर्णता होती है, उद्देश्यहीनता कैसे हो जाएगी? उद्देश्यहीनता होगी तो फिर नियोजन तो हो ही नहीं पाएगा, प्लानिंग तो हो ही नहीं पाएगी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कैसे होगी? लोकतांत्रिक होता है, विशिष्टता होती है। तो जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ गलत है, वही सही होगा। 56 नंबर क्या कह रहे हैं? संस्थागत नियोजन के सिद्धांतों में कौन कौन से शामिल है? संस्थागत नियोजन में क्या नेतृत्व का सिद्धांत होता है? बिल्कुल सही बात है। क्या उपयोगिता का सिद्धांत होता है? बिल्कुल सही है। समय अवधि का सिद्धांत? बिल्कुल सही है। ये सारे ही सही है, ये सारे ही सही है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं संस्थागत नियोजन में? एक आपका हो गया नेतृत्व का सिद्धांत। संस्थागत नियोजन जो है लक्ष्य आधारित होते हैं। संस्थागत नियोजन में क्या होता है? ये लक्ष्य आधारित होते हैं, तो लक्ष्य आधारित सिद्धांत भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। क्या आ जाता है? संसाधनों का संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। इष्टतम यानी मैक्सिमम। संसाधनों का ऑप्टिमल यूजेज होंगे, यानी कि उसको आपको मैक्सिमम यूज करना है, जितना आप यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आ जाता है प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। क्या आ जाता है? प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से क्या मतलब होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कहने का मतलब आपकी जो योजना है, आपका जो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण आ जाएगा इसमें, और आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो यानी कि क्रियान्वयन कैसे करते हो, ये सारी चीजें आ जाती है प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं? उसके बाद आ जाएगा सामंजस्यपूर्ण। क्या आ जाएगा? ये सारे नाम याद हो जाएंगे, इजी इजी चीजें हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद। लचीलापन हो ही गया, उपयोगिता हो गई, समय अवधि हो ही गई। अच्छा, मूल्यांकन। मूल्यांकन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, नियोजन का पार्ट है। योजना निर्माण का लास्ट चरण ही मूल्यांकन होता है। सहभागिता तो चाहिए ही चाहिए, सहभागिता तो चाहिए ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो लक्ष्य आधारित सिद्धांत हो गया, एक हो गया संसाधनों का मैक्सिमम यूजेज, इष्टतम उपयोग। ठीक है, और प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जिसमें आपकी योजना, विश्लेषण, क्रियान्वयन आ जाएगा, सामंजस्यपूर्ण, मूल्यांकन, सहभागिता। ये तीनों तो फिर आपके हैं। तो उपयुक्त सभी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चले नेक्स्ट पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 57 नंबर। 57 में हमें क्या पूछ रहा है कि विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो विद्यालय योजना के आपको पता है ये सारे ही क्षेत्र होते हैं। एक इसमें जो रह गया वो शैक्षिक लिख लेना। 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक, सह शैक्षिक, विविध और भौतिक। तो उपयुक्त सभी आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी 57 का। चले आगे। 58 में क्या पूछ रहा है? 58 में कह रहा है संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या है? संस्थागत नियोजन का हमारा क्या उद्देश्य होता है, हमसे पूछा है। क्या विद्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान करना होता है? बिल्कुल सही है, ये भी सही है। शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत करना है, सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन करना है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ के नहीं भी जा रहे ना, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं इनको बोलता हूँ कि ये तो लड्डू क्वेश्चंस है ना। लड्डू क्वेश्चंस है, या आप इनको कह सकते हो 5 स्टार क्वेश्चन। क्या कह सकते हो? ये 5 स्टार क्वेश्चन होते हैं। ईट एंड डू नथिंग, कि खाओ पियो और कुछ मत करो। ऐड आती है ना 5 स्टार की, ईट एंड डू नथिंग, तो इसमें कुछ नहीं करना, पढ़ो नहीं पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये लड्डू क्वेश्चन है हमारे। 58 नंबर जो था। 59 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से। 59 नंबर क्वेश्चन, 8 हो गया था। हाँ, हो गया था। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या है? संस्थागत नियोजन पढ़ेंगे। क्या इसमें संसाधन उपलब्धता के आधार पर गुणात्मक विकास होता है? बिल्कुल सही बात है। सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन, ये इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, इसीलिए मैंने ऐड किए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको भी आपको करना है। इजी क्वेश्चन है बेसिकली, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं होती। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसे विद्यालय योजना में सम्मिलित किया जाता है?
है, क्या स्थानिक आयामों को सम्मिलित किया जाता है, क्या अनुदेशनात्मक सुविधाएं होती है, क्या जननांकीय आयाम होते हैं। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं। स्थानिक आयाम क्या होता है, किसी स्थान, वस्तु के स्थान, दिशा, विस्तार, क्या हो गया आपका स्थान हो गया, दिशा हो गई, ठीक है, वस्तु का स्थान, दिशा, विस्तार, ये सब चीजें दर्शाई जाती है। तो ये सब चीजें तो विद्यालय योजना में इंपॉर्टेंट होती है। अनुदेशनात्मक सुविधाएं, अनुदेशात्मक, तो ये तो निर्देशों से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया, निर्देशों से संबंधित। तो निर्देशों से संबंधित काम तो होता ही है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में, तो ये भी बिल्कुल सही है। जननांकीय आयाम बेसिकली जनसंख्या अध्ययन से होती है। तो हम विद्यार्थियों का अध्ययन तो करते ही है ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, जनसंख्या अध्ययन हो गया। तो विद्यार्थियों का अध्ययन करते हैं, कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, इतनी उम्र से ज्यादा कितने हैं, इतनी उम्र से छोटे कितने हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे कैलकुलेट होती है। तो कहने का मतलब ये सारे ही इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स उपयुक्त सभी आपका ठीक है। ठीक है, अब आगे फटाफट इजी इजी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, फटाफट करेंगे, उड़ा देंगे। ज्यादा लंबी ये वीडियो होने नहीं वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। कह रहा है विद्यालय योजना प्रति वर्ष किस तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर देनी चाहिए। तो आपको सीधा सीधा मैंने बताया था 15 मई तक आपको इसे प्रेषित करना होता है। देखो ये डेट्स बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जैसे यहाँ देखो 31 मई 31 मार्च लिख दिया, तो ये भी दिमाग में आ जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, 15 मई का मतलब 15 मई आपको याद रखना है। 15 मई तक आपको भेजनी है, 15 मई तक अपनी रिपोर्ट भेजनी है। किसको, डीईओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी। 62 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, 62 नंबर में आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विद्यालय योजना के चरणों में शामिल है। क्या इसमें कार्यक्रम निर्माण होता है, सबसे पहला तो इनाम यही है, कार्यक्रम का नाम रखा जाएगा। वर्तमान स्थिति, प्रभावी सहयोगी, बिल्कुल सही है ये सारे ही ऑप्शन। कुल आपको मैंने बताए थे 9 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 9। सबसे पहले क्या होगा, कार्यक्रम का नाम रखा जाएगा, प्रभारी या सहयोगी होगा, वर्तमान स्थिति होगी, आवश्यकता होगी, उपलब्ध संसाधन होगा, फिर लक्ष्य आ जाएगा, अवधि आ जाएगी, क्रियान्वित के चरण आ जाएंगे और मूल्यांकन आ जाएगा। तो ये 9 चरण आपको मैंने अभी ऊपर बताए थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 में क्या पूछ रहा है, 63 में आपको कह रहा है किसी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। किसी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो राष्ट्रीय महत्व की योजना, राष्ट्रीय महत्व आपका होता है विविध क्षेत्र। होते कौन से हैं राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम हैं, जो कि आते हैं आपके विविध क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, बार बार हम नहीं देखेंगे। 64 अर्थ, 64 इजी सा क्वेश्चन है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय देना। हालांकि आकलन भी हम करते हैं, लेकिन हमेशा क्या श्रेष्ठता का ही आकलन होता है, जी नहीं, कमजोरियों का भी तो पता लगाते हैं, कमजोरियों का भी तो पता लगाते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर क्या होगा कि हम निर्णय देंगे, हम अपनी रिपोर्ट देंगे, डिसीजन देंगे कि हाँ इसका ये हमने एनालिसिस किया है, ये इवेल्युएट किया है। ठीक है, तो इसमें इवैल्यूएशन होता है, यानी कि हमें बेस्ट चॉइस देखनी है इन चारों में। तो चारों में बेस्ट चॉइस बनती है निर्णय देना, कि निर्णय दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसकी श्रेष्ठता का ही आकलन हो, अरे उसकी जो वीक पॉइंट है उनका भी तो एनालिसिस करेंगे, उनका भी तो इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। तभी तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग हम उसमें अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा टीचिंग मेथड में। तो निर्णय देना इसका करेक्ट आंसर है विदाउट एनी डाउट। 65 में हमारा क्या है, 65 में कह रहा है राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई जाती है। तो आपको पता है विद्यालय योजना आपकी 3 खंडों में बनाई जाती है, जिनके अंदर सबसे पहला है आपका प्रथम खंड, जिसमें विद्यालय का नामांकन, उसकी स्थिति, सूचियां, ये सब आ जाता है। द्वितीय खंड में क्या आता है, द्वितीय खंड में आपका, और तृतीय खंड, तृतीय खंड जो है वो आपका सर्वाधिक उपयोगी है। द्वितीय खंड में गत वर्ष की जो चीजें हैं वो आ जाती है। ठीक है, कार्यक्रम का पूरा सिस्टमेटिक वे से ब्यौरा आ जाता है। ये चालू वर्ष में जो कार्यक्रम आपका है क्रमवार, उनकी जानकारी आ जाती है तृतीय खंड में। तो उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा, उपयुक्त कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि 3 खंडों में योजना तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट कर देंगे। संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में विभक्त है। देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर खंड पूछे कि विद्यालय योजना जो है कितने खंडों में विभाजित है, वो तो आपकी 3 है। लेकिन नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कितने क्षेत्रों में विभक्त है, तो क्षेत्र आपके हैं सर 4। कितने क्षेत्र में विभक्त है, 4। कौन कौन से, शैक्षिक, सह शैक्षिक, ठीक है, फिर भौतिक और विविध। तो 4 क्षेत्रों में विभाजित है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट है। 67 में क्या पूछ रहा है कि संस्थागत नियोजन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। क्या आवश्यकता के अनुरूप होता है, बिल्कुल सही। पूर्व निर्धारण, बिल्कुल सही। सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही। बालकों के केवल शैक्षिक विकास होता है, बिल्कुल नहीं, सर्वांगीण विकास होता है। बालकों का केवल शैक्षिक नहीं, सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
68 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस चैप्टर। संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? भौतिक क्षेत्र की गतिविधि बतानी है। क्या वृक्षारोपण होता है? बिल्कुल सही। उत्सव व जयंतियां भौतिक क्षेत्र की नहीं होती। विद्यालय भवन व चार दीवारी ये भी भौतिक में आता है। शौचालय निर्माण ये भी भौतिक में आता है। तो पूछा क्या है? भौतिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं आएगा यहाँ पे। भौतिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। कौन सी नहीं है? तो उत्सव व जयंतियां भौतिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं होती। ये आपकी होती है सह शैक्षिक क्षेत्र की। किसकी होती है? सह शैक्षिक क्षेत्र की होती है। और इसमें भी अगर राष्ट्रीय महत्व का आ जाए तो आपकी विविध हो जाएगी, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? बी, उत्सव व जयंतियां, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की कौन सी गतिविधि नहीं है पूछा है, बाकी सब तो है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं सर, तो बस एक काम करना, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हम इसका वीडियोस का प्रमोशन करें। ठीक है, जब आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना। जितने भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं उन ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोस को सेंड करना। मेरे लिए इतना कर दोगे तो बस मैं आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लीडरशिप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।